हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि द्विवेदी और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर एंड प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। राइट, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने यूक्लिड्स लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टडी किया, देन उसके रिलेटेड हमने सेकंड में उसके एप्लीकेशन स्टडी किए एंड देन थर्ड में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टडी किए थे और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर लेक्चर नंबर 3 का। ठीक है, तो इसलिए उसको पहले देखिएगा, इसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जो कि इस लेक्चर के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अटैच है, लेक्चर नंबर 3, उसको देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आज करेंगे प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर्स के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डेफिनेटली आते हैं 1 और 2 मार्क्स में प्रूव करने के लिए। बहुत इजी है बच्चों, लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था, है ना, तो बिगिनिंग में ही हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स। राइट, तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। राइट, अगर जैसे मान लो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर्स are those number which have 2 or more than 2 prime factors, 2 और more than 2 prime factors, है ना। जैसे एग्जांपल्स देखिए, हम लोग 1 हमारा प्राइम है, नंबर नहीं है। एग्जांपल्स का देखो आप, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास विच हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, 2 तो फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट 3 को भी देखेंगे तो 3 इंटू 1, 3 भी हमारा क्या है, ये एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन 1 क्या है, मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमारे पास 3 भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, जबकि अगर हम 4 की बात करें तो 4 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। यस, हैव 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, 1 2, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास, इसलिए 4 जो होता है वो हमारे पास इट इज एन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। इसी तरीके से 6, 8, है ना, 9, 10 ऐसे बढ़ता जाता है वो। राइट, चलिए अब बच्चों हम लोग देखो इस क्वेश्चंस में करना क्या है। इन क्वेश्चंस में हमें ये करना है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशंस को हमें 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में राइट करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को कि गिवन एक्सप्रेशन को अगर मैं 2 और मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाता हूँ तो वो कंपोजिट नंबर्स होगा, और अगर नहीं कन्वर्ट कर पाता हूँ तो वो कंपोजिट नंबर्स नहीं होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग कि ये कंपोजिट नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या नहीं। देखिए, सॉल्व करने का इनका तरीका भी अपना एक अलग है, उसको भी हम सीखेंगे, है ना। तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या हमारे पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, है ना। तो देखो इसको अगर हम राइट करें बच्चों तो कैसे राइट कर सकते हैं, 15 देखिए आप सभी को कॉमन है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, इस तरीके से राइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 15, और यहाँ कितना आ जाएगा 11 7 जा 77 इंटू 13 प्लस 1, है ना। सो 15 इक्वल टू 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 9, 100 प्लस 1,
so this 1500 into 1001, yes, 3 into 5 into 1001 contains more than 2 prime factor, hence 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a composite number. 7 into 11 into 13 into 15 plus 15 is a composite number. तो बहुत ईजी है बच्चों, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको गिवन एक्सप्रेशंस को अगर हम इस फॉर्मेट में, आप कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी देखोगे आपको तो 17 मिल जाएगा, इसमें आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और अगर उनको हम मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स में राइट कर सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का, तो वो क्या होंगे, हमारे पास कंपोजिट नंबर होंगे। अगर हम नहीं लिख पाते तो वो कंपोजिट नंबर्स नहीं होंगे, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसी तरीके से वो भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में भी देखिए बच्चों, यहाँ पे 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17 है ना। तो इसको भी अगर आप राइट करोगे तो कितना हो जाएगा, 17, 11 इंटू 13 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 17, 13 बन जा 13, ठीक है, 13 बन जा 13 एंड 13 बन जा 13 एंड 1 14 प्लस, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 17 इंटू 144, अगेन आप इसको लिख सकते हो 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कंटेन्स मोर देन 1 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर contains more than 2 prime factors, hence given expression is कंपोजिट नंबर बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप थर्ड भी कर लेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर का, ठीक है। तो डेफिनेशंस अगर क्लियर रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये भी क्या होंगे, इजीली क्लियर होते जाएंगे, फाइन। चलिए अब हम लोग इसके बाद करते हैं प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, राइट। राइट बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, राइट। प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ अ नंबर्स हम लोग कैसे इसको हम डील करेंगे यहाँ पे। इसको स्टडी करने के पहले दो चीजें हैं हमारे पास, एक हमारे पास थ्योरम है, दूसरा हमारे पास क्या है, वर्ड डेफिनेशन से इसको हम समझ लेते हैं, है ना। तो सॉरी, let p be a prime numbers if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये a स्क्वायर है ना, a की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 6 है, ठीक है। तो जो a स्क्वायर होगा वो कितना होगा, हमारे पास 36 होगा, है ना। अब उन्होंने क्या बोला कि लेट p be a प्राइम नंबर एंड p क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हमने मान लो कि p एक प्राइम नंबर ले लिया और उसको हमने क्या कह दिया, लेट अस p इक्वल टू 3 एंड इट्स अ प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर मींस a square divided by p, then p divides a, this implies that p divides a, है ना। तो बहुत आसान है बच्चों, देखिए a स्क्वायर अगर p से डिवाइड हो रहा है तो a भी, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है
तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। जस्टिफाई कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना है आपका 36, पी कितना है आपका बच्चों, पी कितना हमने लिया है 3, ये कितना आ गया आपका 12 बच्चों, पी कितना आ गया हमारा 12। ठीक है, अब ये डिवाइड हो गया तो ए कितना आया आपका, ए दिया हुआ है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 ये 2। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं को प्राइम नंबर्स। इसको प्रूव करने की एक सिंपल स्टेटमेंट है, एंड पेयर ऑफ नंबर इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स, है ना। जैसे देखिए हम लोगों ने ये रेशनल नंबर्स पे स्टडी किया था, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अभी हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब इसके बाद वाला टॉपिक स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी ये बात आएगी बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, है ना। जैसे 2/3 है तो 2/3 को देखो 2 × 1 लिख सकते हो और 3 को क्या लिख सकते हो 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 और 3 दोनों क्या होंगे हमारे पास को प्राइम होंगे। तो इसीलिए हमारे पास अ पेयर ऑफ नंबर इन विच देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज नोन एज व्हाट, द को प्राइम नंबर्स। अगर यहीं पे मैं 4/6 कर लेता हूँ, 4 और 6 लेते हैं तो ये क्या को प्राइम होंगे क्या, देखिए चेक करते हैं। 4 इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों 2 × 2 × 1, 6 इक्वल टू क्या लिखोगे 2 × 3 × 1। यहाँ पे हमारे पास मोर देन 1 प्राइम फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गए, अदर देन 1 के अलावा भी है, 2 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये 4 और 6 जो होंगे ये क्या होंगे हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं कि रेशनैलिटी हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं, प्रूव दैट, प्रूविंग रेशनैलिटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चंस राइट कर लो, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इरेशनल नंबर्स हम आपको बिगिनिंग में ही बता चुके हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर नोन एज व्हाट, द इरेशनल नंबर्स। ठीक है, लाइक जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर हम इरेशनल नंबर को डिफाइन करें तो ये कैसे होंगे हमारे पास, इरेशनल नंबर ये आ जाएंगे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरह से दोनों जो नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का देखो बच्चों तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं उसका हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, जो हम कह रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब अपोजिट सोचेंगे। अपोजिट सोचेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि जो √3 है वो क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। और जब रेशनल नंबर होगा तो उसको हम किस फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। जब P/Q के फॉर्मेट में राइट करोगे तो वहाँ पे P एंड Q क्या होंगे हमारे पास, को प्राइम होंगे। ये कंडीशन है, P एंड Q क्या हमारे पास को प्राइम है, मीन्स इनके फैक्टर अदर देन 1 नहीं है। लेकिन जब हम इसको प्रूफ करते हैं, जब हम आगे प्रूफ करते हैं, ये हमारा एजम्पशंस होता है कि P और Q को प्राइम है, मतलब इनके फैक्टर क्या है, केवल और केवल 1 है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हम आगे प्रूफ करते हैं तो P और Q के अदर देन 1 फैक्टर हमें मिलते हैं, अदर देन 1 फैक्टर वी गेट। हम लोग क्या करते हैं, P और Q के हमें अदर देन 1 फैक्टर्स मिलते हैं। जब P और Q के अदर देन 1 फैक्टर्स मिलते हैं बच्चों तो क्या हो गया, हमारे एजम्पशंस रॉन्ग हो गए। वो नंबर्स क्या हो गए, वो नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम नहीं रह गए। वो नंबर्स क्या होंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, को प्राइम नहीं रह जाएंगे। हमारे एजम्पशंस रॉन्ग हो, जब वो को प्राइम नहीं होंगे तो हमने एजम्पशंस क्या माना था, रेशनल नंबर माना था। जब वो रेशनल नंबर नहीं होंगे तो वो क्या होंगे,
इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि बच्चों देखो रियल नंबर्स दो ही हो सकते हैं, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। हमने रेशनल नंबर माना था, ठीक है, और उसी बेसिस पर हमने सॉल्व किया था। रेशनल नंबर हमने माना था, लेकिन उसमें क्या हुआ हमारे पास कि वो रेशनल नंबर्स की कंडीशंस को आगे चल करके फेल हो रहा है। जब रेशनल नंबर की कंडीशंस आगे चल करके फेल हो रही, मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो रहा है, तो वो था क्या एक्चुअल में, वो इरेशनल नंबर था, उसका अपोजिट होगा। तो रेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो और अच्छे से समझ में आएगा इसी कॉन्सेप्ट को, है ना। सो राइट करते हैं, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी। सॉल्यूशन में देखते हैं, लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रेरी, दैट √3 इज रेशनल नंबर। √3 क्या है हमारा रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया √3 = A/P, वेयर A and B आर को-प्राइम बच्चों, वेयर A and B आर को-प्राइम, वेयर A and B आर को-प्राइम, आर को-प्राइम, है ना। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक इसको सॉल्व करते हैं, √3b, सो दिस इक्वल टू A² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b², A² इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b², है ना। तो इसको राइट कर लिया हमने, 3b² इक्वल टू A², सो b² इक्वल टू A²/3, राइट, A²/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हमने देखा था बच्चों A² अगर 3 को A² इज डिविजिबल बाय 3 मींस A विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3, A² इज डिविजिबल बाय 3 मींस A विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3 अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी डिस्कस इन द अर्लियर, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, A² इज डिवाइडेड बाय, हियर A² इज divided by 3, hence A will also be divided by 3, and this implies 3 is a factor of A। भाई कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वो उसका फैक्टर भी है। 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2, 8 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 4 का फैक्टर भी है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो A is divisible by 3 means A is divisible by 3 means A is a divided by 3 and that's why 3 is a factor of A। अब इसी को हम ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को आगे हम प्रूव कर यूटिलाइज करेंगे। अब आगे देखो, आगे देखते हैं, है ना। सो वी कैन एज्यूम अगेन फर्दर राइट कर सकते हैं। सो वी कैन एज्यूम, अभी नेक्स्ट स्टेप है क्योंकि A का फैक्टर तो आ गया, B का भी फैक्टर हमें बताना है। सो वी कैन एज्यूम A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, हम एज्यूम कर लेते हैं 3C। देखो बच्चों इसका एजम्पशन ऐसा है कि अगर √3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 मान लिया, अगर √5 होता तो इक्वल टू क्या हो जाता 5 से हो जाता, √7 होता तो यहाँ क्या होता 7 से हो जाता, मतलब जितने का स्क्वायर रूट होगा उसी के इक्वल हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू लेंगे। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3C हो गया, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे चूंकि √3 था तो √3C ले लिया, है ना। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा तो इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। A² इक्वल टू कितना हो जाएगा 9C², ठीक है। पुट कर दो A² की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, put the value of A² in equation number 1 from equation 1, है ना। तो
इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, देखिए 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, है ना। 3b स्क्वायर इक्वल टू कितनी है 9c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर, ये 3 इधर चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एंड देन c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगेन b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so b will also be divided by 3, hence 3 is a factor of b, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखो आप बच्चों, अब यहां पे क्या हुआ हमारे पास, हियर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3। बिगिनिंग में हमने क्या माना था कि a और b के कॉमन फैक्टर केवल और केवल क्या है 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास a और b के कॉमन फैक्टर क्या आ गए 3 आ गया, राइट। तो हमारा एजम्पशंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट। इसको इरेज कर देते हैं सॉरी। a and b, here a and b have common factor 3 other than 1, hence our assumption is wrong। हमारा assumptions क्या हो गया, wrong हो गया। हमने assume क्या किया था rational, हमारा assumptions wrong हो गया, तो क्या होगा वो नंबर irrational होगा। therefore रूट 3 is irrational नंबर, ये आंसर है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से आप रूट 5 के लिए भी कर सकते हो, रूट 7 के लिए भी कर सकते हो, किसी भी एक रेशनल नंबर्स के लिए आप कर सकते हो। एजम्पशंस यही रहेंगे, है ना। आप बस इसी तरीके से हम उसको फॉलो करते जाएंगे। अगर मान लो रूट 7 होता तो पहली प्रोसेस तो वही हो जाती, और यहाँ पे रूट 7 की ए इक्वल टू क्या कर लेंगे 7c कर लेंगे। रूट 5 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा ए इक्वल टू 5c हो जाएगा, ठीक है। सो आप 2 क्वेश्चंस राइट कर लीजिए, इसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, है ना, इसी बेसिस पे। Write the questions for assignments. Prove that root 5 root 7 is irrational नंबर, ठीक है। फिर हम लोग एक एडिशन सब्सट्रैक्शंस वाला कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट एक हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कर लेते हैं कि किस तरीके से रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करो, सो दैट 5 minus root 3, so that 5 minus root 3 is a rational number, है ना। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें 2 तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चंस करने का जो तरीका रहता है वो क्या रहता है कि ये इसमें हमारे पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चंस दिया रहता है और एक हमारे पास 4 मार्क्स में आते हैं। अगर सपोज करिए कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है और अगर आपको इतना लिखा हुआ है तो वहाँ पे ये एज्यूम करके चलना है कि रूट 3 क्या है हमारे पास ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है, ये एज्यूम करके चलना है, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूट 3 को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक रेशनल नंबर है, एंड देन उसके बाद फिर क्या करोगे आप इसको प्रोसीड करोगे। तो अभी स्टूडेंट्स हम ये एज्यूम कर लेते हैं, कि रूट 3 क्या है हमारे पास, एज्यूम रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है इसको प्रूफ किया हुआ है जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन। इसके पहले हमने क्या किया है इसको प्रूफ किया हुआ, तभी हम मान के चलते हैं कि रूट 3 क्या है मेरा एक
इरेशनल नंबर है, ये हमें पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। और ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि इरेशनल नंबर्स के साथ कोई भी हम ऑपरेशन करें, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, सभी के साथ जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी। फाइन, चलिए तो अब हम लोग इसमें इसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशंस में देखो सेम ऑन कॉन्ट्रेरी हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। सो लेट अस एज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी दैट, लेट अस एज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी दैट 5 minus √3 is रेशनल नंबर। 5 minus √3 क्या है हमारे पास, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर होंगे बच्चों, जब ये रेशनल नंबर होंगे तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देन इसको हम a माइनस ए अपॉन बी के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, जिसका 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू √3, सो 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू √3। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, 5b, a और b क्या थे हमारे पास, इंटीजर्स थे। इंटीजर्स के साथ कोई भी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वो एक इंटीजर मिलेगा। और इंटीजर वैल्यू क्या होती है हमारी, एक रेशनल वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, रेशनल होगी। जब ये रेशनल होगी, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, रेशनल होगी। ये भी क्या होगी हमारे पास, रेशनल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल होगी, तो इसको हम राइट कर लेते हैं, a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर, we get 5b minus a by b is integer, और जब b is integer, और you can say that 5b minus a by b is रेशनल, ठीक है। और जब ये रेशनल होगा तो √3 भी क्या होगा, देन √3 is also rational, √3 is also rational, right? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो √3 क्या है, यहाँ पे ये रेशनल आ गया, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। एक्चुअल में √3 है क्या, इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम आगे राइट करेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, राइट कर लो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, but this contradict the fact that √3 is irrational, right? √3 is irrational। और ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, 5 माइनस √3 को हमने एक रेशनल नंबर एज्यूम किया था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। और यहाँ पे √3 क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेज, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, but this contradictions arises because we assume that because of assumptions of 5 minus √3 is rational number. 5 minus √3 is a rational number, right? So we conclude that that 5 minus √3 is irrational, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो सिंपल है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए आपको जो भी वैल्यू दी हुई हो आप क्या करो, उसको a बाई बी के फॉर्मेट में राइट कर लो। जो इरेशनल नंबर है उसको वन साइड रहने दो, बाकी वैल्यू को क्या करो आप a और b के साथ ट्रांसफ़र करके आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एंड देन आपको वहाँ पे क्या जाएंगे, दोनों रेशनल नंबर मिलेंगे, लेकिन उसमें जो एक नंबर होगा वो कैसा रहेगा, हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें शुरू से क्या करना हो, प्रूफ करना हो। मतलब कि सपोज करो कि 3 + 2√5 है, तो √5 को भी हमें रेशनल प्रूफ करना है, और उसको हमें क्या करना है, ओवरऑल एक्सप्रेशंस को भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो एक हम ऐसा कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, प्रूफ दैट, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन रहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रूव दैट, जो भी नंबर क्वेश्चन होगा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग के पास क्या है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, √5 बोला नहीं है कि वो क्या है, एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 को हमें इरेशनल नंबर बताना पड़ेगा। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल प्रूव दैट सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल प्रूव that √5 is irrational, ठीक है। तो जैसे हमने √3 के लिए आपको सिखाया हुआ है, उसी प्रोसेस को हम रिपीट कर लेते हैं फटाफट, है ना। सो लेट अस एज्यूम दैट, उसी तरीके से आप भी सॉल्व करिए हमारे साथ। लेट अस एज्यूम दैट, कल हमने आपको दिया भी था असाइनमेंट्स में, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा तो इसको हम राइट कर सकते हैं, √5 = a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। स्क्वायर कर दो आप, तो 5 = कितना हो गया, a²/b², है ना। तो 5b² = a², सो b² = a²/5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, a² / 5, ठीक है। देन दिस implies that a is also divided by 5. This implies that 5 is a factor of a. Give it equation number 2. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से अगेन हम लोगों ने क्या बताया था आपको, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन भी एज्यूम कर सकते हैं, एक थर्ड इंटीजर ले लेते हैं, है ना। जब यहाँ के पे √5 है, तो अब जो एजम्पशंस करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास 5 होगा। देखिए कल √3 था हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या किया था, 3 लिया था। आज यहाँ पे हमारे पास क्या है, √5 है तो 5 लेंगे, √7 होता तो 7 लेते। सो फॉर सम इंटीजर a = 5c, a = हाउ मच, कितना हो जाएगा ये, 5c, स्क्वायर कर दो, a² = 25c², ठीक है। a² की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करोगे आप बच्चों, 5b² = 25c², 5 5 कितना हो गया, 5 5 25, तो c² = कितना आएगा, b²/5, है ना। अब b²/5 है तो ये क्या होगा, b भी क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा, b भी क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 is a factor of 5 is a factor of b। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ देखो बच्चों, हमने शुरू में क्या एज्यूम किया था कि
5 इक्वल टू क्या था हमारे पास a by b where a and b are the co-primes, where a and b are the co-primes means they have only one as a common factor, means beginning में हमारे पास क्या थे a और b के पास केवल और केवल वन कॉमन फैक्टर था, ये हमने एज्यूम किया था। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो a और b के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, मतलब 1 के अलावा यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर और है a एंड b का। ठीक है, जब ये a और b का एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा हो गया तो a और b अब को प्राइम रह गए क्या? नहीं रह गए। नाउ a एंड b आर नॉट अ को प्राइम। जब को प्राइम नहीं रह गए तो वो क्या होंगे हमारे पास? वो एक रेशनल नंबर नहीं होंगे। हमारा एजम्पशंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और जब हमारा एजम्पशंस रॉन्ग हो गया, नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे राइट कर लो, है ना। हेयर a एंड b हैव हेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a and b have common factor 5, राइट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a and b have common factor 5, hence our assumption is wrong, therefore root 5 is irrational number। रूट 5 क्या हो गया हमारे पास? इरेशनल नंबर। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब अगेन कर लेते हैं। अब हम इस पे आते हैं, ठीक, ओरिजिनल वाले पे। अगेन लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू, लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर होंगे तो उनको हम p/q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? लेट कर लीजिए, यहाँ पे हमने अब की बार p/q ले लिया क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ये भी लिया हुआ है हमने। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? p and q आर को प्राइम है, मतलब वो क्या होंगे? एक इंटीजर वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, सो रूट 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? p/q - 3, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सॉल्व कर लेंगे तब राइट करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 5 इक्वल टू p - 3q/q। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। आगे हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको। p - 3q/q। अब ये रूट 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा? p - 3q और ये 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये कितना आ गया? 2q। अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? अगेन यहाँ पे हमारे पास कहानी उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो p एंड q क्या है हमारे पास? p एंड q आर इंटीजर। p और q क्या है? इंटीजर है। तो जब भी आप इसके साथ कोई भी इंटीजर होगा एक्सप्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। हैंस देयरफॉर p - 3q/2q इज रेशनल नंबर। एंड जब ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा तो ये भी रेशनल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया कि रूट 5 क्या है हमारे पास? एक इरेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, थोड़ी सी इसमें थियोरी है बच्चों, लेकिन ये आप 1-2 बार क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, और क्वेश्चन आता ही है एग्जामिनेशन में, फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, है ना। अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ बच्चों? क्योंकि हम लोगों ने 3 + 2 रूट 5 को हमने क्या एज्यूम किया था? रेशनल नंबर एज्यूम किया था। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजेस बिकॉज 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर एज पर आर एजम्पशंस।
राइट। सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे राइट कर देंगे, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारे पास प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ नंबर। दो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। एक हमने बिगिनिंग में आपको बताया कि √3 को हम लोग कैसे प्रूव किया था इंडिविजुअल, देन √5 को हमने प्रूव करके बताया। दूसरा तरीका इसमें ये रहता है, मिक्स एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में आते हैं। एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में आते हैं तो आपको क्या करना है, अगर दिया हुआ एज्यूम वहाँ पे दिया हुआ है कि √5 इरेशनल नंबर है या √3 इरेशनल नंबर है, तो आपको प्रूफ नहीं करना है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद एक्सप्रेशंस को लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा हमने इस एक्सप्रेशंस में किया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आता है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये नहीं रहता है ना, वहाँ पे केवल आपको आइडेंटिफाई करने के लिए रहेगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस आज के लिए बस इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम वहाँ पे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करेंगे, जो हमारा इस चैप्टर का हमारा जो होगा वो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और करेंगे और चैप्टर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। राइट, टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।